नमस्कार साथियों, सबके लिए आज हम लेकर आए हैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। ये हमारी क्लास रहेगी, बहुत ही स्पेशल क्लास है। यहाँ से आपका हर एग्जाम में प्रश्न आता है साथियों। सारे फैक्ट को हमने यहाँ पर शामिल किया है। इससे पहले हमने जो क्लास आपको अपलोड कर दी है उन सभी क्लासों को आप देख लें। क्रमिक रूप से आप देखते चलें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एकदम सरल तरीका से आपको साइकोलॉजी को कंप्लीट करवा रहे हैं और साथ ही आपके संस्कृत विषय भी आपको स्टार्ट हम कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो, सबको लेकर के हम साथ में चल रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले शिक्षा के बारे में हम बात कर चुके हैं, मनोविज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, शिक्षा की परिभाषाओं की बात कर चुके हैं और मनोविज्ञान की परिभाषा इत्यादि के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक साथ इसको हम समझेंगे क्या है। इतिहास के विषय में हम बात करेंगे और बाद में विशेषता इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ हमने लिखा है शिक्षा और यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान, तो दोनों को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो शिक्षा है, इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, वो होता है व्यवहार में परिमार्जन करना। यानी शिक्षा का मुख्य काम होता है व्यवहार में परिमार्जन करना, परिष्कार करना, संशोधन करना, उसमें सुधार करना, ऐसे आप कह सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को विकसित करना, उन चीज़ों को डेवलप करना और जो चीज़ें हैं उनमें सुधार करना, उनमें परिष्कृत करना, परिमार्जन करना, ये जो काम है ये शिक्षा का काम है साथियों। किसका काम है? शिक्षा का। ये काम शिक्षा करती है, लेकिन कैसे करेगी, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, ठीक है, ये सब हमें मनोविज्ञान बताएगा इस चीज को। तो आप इधर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है मनोविज्ञान और यहां पर है व्यवहार का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के पास कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। उन नियम और सिद्धांत के आधार पर ही हम व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करते हैं और फिर उसके व्यवहार में जो कुछ चीजें हमें लगती हैं कि भाई इनका और होना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए, ये चीज में सुधार होना चाहिए और ये बातें होनी चाहिए, तो उनका परिमार्जन भी हो जाता है और जो चीजें नहीं है उनको विकसित भी किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। लेकिन कैसे करना है, तरीका मनोविज्ञान बताएगा इसके लिए। ठीक, ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक साथ यदि शिक्षा मनोविज्ञान को कहना चाहें या शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांतों को जब शैक्षिक वातावरण या शैक्षिक परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाए तो उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? शिक्षा के अंदर। क्योंकि मनोविज्ञान ये बताता है कि किस नियम से कैसे करना है, किस सिद्धांत से करना है, कैसे करना है, इसका उत्तर आपको मनोविज्ञान के पास मिलेगा। और क्या करना है, परिमार्जन करना है, कौन चीजों में वृद्धि करनी है, किस में विकास करना है, आपको संशोधन करना है, सुधार करना है, ये शिक्षा कर देगी आपका। लेकिन तरीका बताने का काम मनोविज्ञान के पास है, तो वो चीजें आपको यहां समझ लेनी है। लिखा है कि व्यवहार के परिमार्जन या मार्जन के लिए व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और वो शैक्षिक परिस्थितियों में जब किया जाता है तो उसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अब हम इतिहास के कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, इतिहास की तरफ हम चलते हैं। तो इतिहास में हम कुछ उन लोगों के बारे में बात करेंगे, उन साइकोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे जिन्होंने विशेष काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। ठीक, उसके बाद में हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में आखिरकार क्या इतिहास रहा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता चुके हैं कि भाई इनका जो इतिहास है मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा इतिहास नहीं है जैसे कि और विषयों में होता है, काफ़ी शॉर्ट इतिहास है इसका। तो इसी की हम बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर इतिहास की हम बात करते हैं, सबसे पहले दो हमारे जो थिंकर्स हैं उनके कोटेशन से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा है कोलसनिक के अनुसार। तो कोलसनिक जी ने क्या कहा है, उनके स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि ईसा से 5वीं सदी के पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ या यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। ये बात कोलसनिक जी ने कही है। किसने कही है साथियों? कोलसनिक ने कही है कि ईसा से 5वीं सदी के जो पूर्व के हमारे यूनानी दार्शनिक हैं उन्हीं से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ है, ऐसा इनका कहना है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में B.F. स्किनर जी हैं, इनका क्या स्टेटमेंट है, इन्होंने क्या कहा है, इनकी बात को भी हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। ये इनका कहना है B.F. स्किनर जी का। क्या कहना है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रख लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से होता है।
और ये हम सब जानते ही हैं कि जो अरस्तु है वो मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले विचार दिया था। किसका विचार दिया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक करने का विचार सबसे पहले अरस्तु का ही था। इसलिए अरस्तु का तो एक बहुत ही बड़ा इसमें अहम रोल है, एक बहुत बड़ा योगदान हम इसको कह सकते हैं। अब देखो, इन्होंने जो कहा है कि भाई अरस्तु से प्रारंभ बताया है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक था उनका। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो कारण बता रहे हैं आगे। क्योंकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, अरस्तु की जो शिक्षण पद्धति थी, उनकी उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है आगे। यहाँ पर लिखते हैं कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति से प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, पढ़ाने का जो सिस्टम था, जो पढ़ाने का तरीका था, वो पूरी तरीका से मनोविज्ञान पर आधारित था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनका जो अध्ययन का सिस्टम है, अध्ययन प्रणाली है, पद्धति है, उसी से इनका प्रारंभ माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो देखते हैं क्या है इनका सिस्टम, क्या कैसी पद्धति है। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है। इनकी जो पद्धति है पढ़ाने की, उसमें इन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि अलग अलग विधियां होनी चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कही है कि स्वतंत्र और मुक्त शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये 3 बात इन्होंने कही। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो साथियों, यहां देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक होता है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के जैसा समान नहीं होता है। किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी रूप से वो अलग होता ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर बालक भी अलग होता है। तो हम सभी बालकों को एक साथ एक ही शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, या एक ही शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं, आपको सबको संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो, नहीं आपको अंग्रेजी ही पढ़नी पड़ेगी कुछ भी हो, आपको हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी कुछ भी हो, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि बालक की रुचि देखी जाती है, बालक की इच्छा शक्ति देखी जाती है, बालक की अभियोग्यता देखी जाती है, उसकी विशेष रुचि कहाँ पर है उसको देखा जाता है। ये ऑल ओवर देखने के बाद ही डिसीजन होता है। ये तो हम जबरदस्ती थोप नहीं सकते। आप किसी चीज को जबरदस्ती थोप दोगे तो उसमें वो कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा। आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, उसमें इसी बात को लेकर के पूरी फिल्म को दर्शाया गया है उसमें। तो वास्तव में जिस काम में हमारी रुचि होती है उसी काम को हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसी बात पर जोर दिया गया कि अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए। जैसे मान लो किसी बच्चे की रुचि नैतिक शिक्षा में है, किसी की संस्कृत शिक्षा में है, किसी की अन्य शिक्षा में है, किसी की व्यवसाय शिक्षा में है, तो उसी में उसको मतलब अवसर मिलने चाहिए ना, उसी में उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी रुचि वाला क्षेत्र है। आप एक बात हम बता दें आपको, यदि आप उस काम को करते हो, उस विषय को पढ़ते हो, उसकी तैयारी करते हो जिसमें आपकी विशेष रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मजा आता है, तो हम यहां पर 100% आपको ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाओगे। कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, वो आपकी रुचि का सब्जेक्ट है, वो आपकी रुचि की मतलब मैटर है, वो आपकी रुचि का क्षेत्र है। तो उसमें आपको कोई असफल कर नहीं सकता, क्योंकि आप उसमें पूरी ईमानदारी से 100% अपने आप को झोंक दोगे, उसमें ईमानदारी से काम करोगे आप। और जहां ईमानदारी से 100% अपने आप को झोंक दिया जाता है, वहां पर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां पर इसीलिए उन्होंने जोर दिया है कि अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। कोई बच्चे मान लो संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको संस्कृत की मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, हिंदी वालों को हिंदी की होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि अलग अलग होते हैं सारे बच्चे, भाई एक जैसे तो होते नहीं है। ठीक है, अब ये जो बात है ये मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोविज्ञान भी यही कहता है। तो इसीलिए तो कहा कि भाई मनोविज्ञान पर आधारित है इनकी बातें, तो इसीलिए उन्होंने यहां से प्रारंभ माना है। आगे अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि अलग अलग विधियां होनी चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही विधि से सारे बच्चों को पढ़ाना मुमकिन नहीं होता है। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी विधियों को चेंज करना होता है, अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। हमें बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई बच्चों को किस हिसाब से समझ में आ जाएगा, उसी के हिसाब से हमें टीचिंग मेथड का प्रयोग करना होता है। इसमें लास्ट में कहा गया है कि एक तीसरी बात है, स्वतंत्र और मुक्त शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को मुक्त रूप से यानी निसर्गत रूप से, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल रूप से या स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर उनको देना चाहिए। जो बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख रहे हैं उनको एक उस क्षेत्र में स्वतंत्र
स्वतंत्र रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि संगीत में बहुत रुचि रहती है, डांस इत्यादि में बहुत रुचि रहती है, लेकिन घर वाले उनको डांट फटकार करके उसको मना कर देते हैं कि नहीं ये गंदा काम है और ये काम करोगे क्या, पढ़ाई करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो वो उनकी क्या जो वास्तविक उनकी जो मुक्त शिक्षण की स्थिति थी या मुक्त कुछ सीखने की स्थिति थी, उनकी स्वतंत्र रूप से जो सीखने की उनकी एक योग्यता थी, वो दब जाएगी, उसका हनन हो जाएगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती थोप करके उनको उधर से खींच लिया और उनका जो इंटेलिजेंसी जिसको हम कहते हैं, बुद्धिमत्ता है उनकी या बुद्धि लब्धि है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी बात यहाँ कही गई है अरस्तु की अध्ययन पद्धति में, ये सब की सब मनोविज्ञान को फॉलो करती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिस्टम उन्होंने बताया है, कुछ नियम सिद्धांतों की बात की है, और ये सब नियम सिद्धांत आपको पता है मनोविज्ञान में होते हैं। इसीलिए ये सारी बात किसको फॉलो कर रही हैं? मनोविज्ञान को फॉलो कर रही हैं। इसीलिए तो कहा कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ माना इन्होंने। तो आप अब समझ गए होंगे कि भाई ऐसा इन्होंने क्यों माना। ठीक है, अब हम आगे है हमारा रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। कुछ लोग रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से भी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ मानते हैं। तो उनका क्या तर्क है? कहते हैं कि यहाँ इन्होंने बताया कि ये प्रकृति है और इधर यहाँ कोई व्यक्ति है। तो कहा कि इन दोनों के मध्य में अंत्यक्रिया होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अंत्यक्रिया नहीं होगी तो सीखेगा कैसे भाई? हाँ, प्रकृति और व्यक्ति के बीच में अंत्यक्रिया तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही सी बात है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ जो व्यक्ति है या बालक है जो भी है, ये अलग अलग प्रकृति वाला है, यहाँ एक ही प्रकृति का नहीं हो सकता है। आप जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में मान लो कि 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे एक ही प्रकृति के नहीं हो सकते, सेम स्थिति के नहीं हो सकते, वो सेम ही उनकी प्रकृति नहीं हो सकती, अलग अलग प्रकृति के होंगे। वो उनकी योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती, उनकी योग्यता अलग अलग होंगी। और हमें पता है कि यहाँ जो बालक है वो स्वतंत्र रूप से सीखता है और स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर उसको मिलना चाहिए भाई। तो प्रकृति के बीच में उनकी एक अंतःक्रिया जो होगी, ऑटोमेटिक वाली अंतःक्रिया, उससे बच्चे फटाफट सीख जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम प्रकृति से सीखते हैं, आपको भी पता है इस बात का, और सीखते रहते हैं, सीखते आ रहे हैं। प्रकृति हमें सिखा देती है क्योंकि हमारी अंतःक्रिया उनके बीच में चलती रहती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहां पर यह बात समझनी है। तो इन्होंने कहा कि भाई यहां से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने का इनको श्रेय दिया जाता है। किसको? रूसो जी को। रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आपको ध्यान रखना होगा, रूसो ने किया। ये बात आपको याद रखनी है। तो आगे चलते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, अब आगे देखते हैं जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने एक बहुत ही विशेष काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब क्या किया है, चलिए एक बार हम अच्छे से समझते हैं। जॉन ड्यूवी, ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं जॉन ड्यूवी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जॉन ड्यूवी जी हैं, इन्होंने विशेष जो काम किया है वो शैक्षिक व्यवहार को लेकर के किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो फैक्ट याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, वो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है। देखिए ये एक जो हमने बनाई है यहाँ पर एक प्रयोगशाला। तो यहाँ पर इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? जॉन ड्यूवी। और ये कब करी है? ये करी है 1890 में। कब करी है साथियों? 1890 में। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की, ना कि मनोविज्ञान की। तो आपको पता है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो पहले ही बन चुकी है, और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो पहली बनी थी, प्रथम प्रयोगशाला किसकी? मनोविज्ञान की। दुनिया के अंदर पहली जो प्रयोगशाला बनी थी वो 1879 के अंदर बन चुकी थी, लिप्जिंग नामक स्थान में, जो कि विलियम बुंट ने बनाई थी। इसीलिए तो विलियम बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली है। उसके बाद ही औपचारिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का स्टार्टिंग हुआ है वहां से, उससे पहले नहीं था ऐसा। पहली बार प्रयोगशाला पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हम यहां पर आपको बता रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो खुली थी 1879 में, वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, और हम अभी जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है। और ये कहां खोली है साथियों? ये शिकागो अमेरिका के अंदर पहली बार स्थापित हुई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण आपका ये फैक्ट है। तो जॉन ड्यूवी की यहाँ पर बात हो जाती है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थॉर्नडाइक जी का नाम आता है। थॉर्नडाइक जी ने भी विशेष काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। अब इनके बाद में हम निष्कर्ष निकालेंगे और फिर इतिहास के कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि सीखने के नियम, यानी इसका मतलब है कि जो थॉर्नडाइक जी हैं इन्होंने जो विशेष काम किया है वो सीखने के नियमों के संदर्भ में किया है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा सीखने के नियम, यानी कि अधिगम के नियम भी हम इनको कहते हैं, एक ही बात है। इन्होंने टोटल नियम कितने दिए इसकी हम बात करें तो इनके जो टोटल नियम है वो है 8 नियम। कितने हैं? 8। 8 में से 3 नियम तो इनके मुख्य हैं और 5 नियम इसमें गौण हैं। इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे अधिगम के टॉपिक में। अभी सिर्फ आपको इतनी सी सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनके जो नियम हैं मुख्य, तो 3 नियम इन्होंने बताए हैं और जो गौण नियम हैं वो इनके 5 नियम हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको माना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक फैक्ट याद रखना होगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको मानते हैं? थॉर्नडाइक को, क्योंकि इन्होंने सीखने के नियम पहली बार दिए हैं और इन्होंने इस विषय पर विशेष काम किया है। अधिगम में जितने भी नियम हैं सीखने के, उन पर विशेष काम थॉर्नडाइक जी का माना जाता है। संबंधित आगे हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे अधिगम के टॉपिक में। तो यहां तक आपको समझ में आए कुछ फैक्ट की हमने बात की है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। अब हम यहां पर कंक्लूजन के रूप में यहां पर आपसे ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, देखिए यहां आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहां से आपका प्रश्न बनता है क्या कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कब हुई साथियों? 1900 ईस्वी में मानी जाती है। कब? 1900 ईस्वी में मानी जाती है। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। अगली लाइन में आपको देखना है, कहा कि लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित व स्वतंत्र स्वरूप अमेरिका के 4 प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टैनली हॉल, जड़, इनके सम्मिलित प्रयासों से 1920 में प्रदान किया गया। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान आज भी अपनी शैशव अवस्था में है। तो यहां से आपको फैक्ट याद रखना है। बिल्कुल प्रश्न आपका आएगा और आता भी है। यहां से यहां पर याद रखना है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो मानी जाती है 1900 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित व स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है 1920 में, यानी स्पष्ट मान्यता 1920 में मिली है। अब किसके सम्मिलित प्रयास से मिली है? तो आपको अमेरिका के 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखना होगा। तो इसमें नाम याद रखना है आपको, थॉर्नडाइक का, टर्मन का, स्टैनली हॉल का, जड़ का। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक से भी आप अच्छे से याद रख सकोगे। ये चारों लोग क्या, एक बहुत बड़ा हॉल था साथियों, एक बहुत बड़ा क्या था? एक हॉल था। इस हॉल में क्या हुए? इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने को जुट भी कहते हैं। कहते हैं ना, एकजुट हो जाओ, सभी एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के काम करो। तो जुट का मतलब एक प्रकार से इकट्ठा होना है। तो हमने यहां पर ट्रिक बनाई कि जुट था हॉल में, जुट था हॉल में, यानी कि 1920 में ये सब लोग इकट्ठे होकर के और एक हॉल में एकजुट हो गए। 1920 में इकट्ठे हो गए एक बड़े से हॉल में। तो यहां पर ये ट्रिक हो गई। तो यहां पर जुट में जे का मतलब है जड़, टे का मतलब है टर्मन, था का मतलब है थॉर्नडाइक और हॉल का मतलब है स्टैनली हॉल। ये चारों लोग इकट्ठे हो गए बड़े से हॉल में। कब हुए इकट्ठे? 1920 में। तो इसका मतलब है कि इन चारों लोगों के सम्मिलित प्रयास से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित व स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो स्पष्ट और स्वतंत्र स्वरूप 1920 में मिला है, उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि आज भी शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है, अभी भी लगातार काम चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा इतिहास से रिलेटेड। यहां पर लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना 1900 में थॉर्नडाइक ने की, जिसमें शिक्षण सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। अतः इन्हें विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो याद रखना है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो याद रखना होगा एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। और किसने लिखी है साथियों? ये लिखी है थॉर्नडाइक जी ने। और कब लिखी है? 1900 ईस्वी में लिखी है।
और इसमें क्या है, शिक्षण सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। इसीलिए इनको विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसको माना जाता है? ये माना जाता है थॉर्नडाइक जी को। तो ये याद रखना है, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछी गई है और हो सकता है इस बार भी कभी भी कोई भी एग्जाम होगी तो उसमें ये पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा एक फैक्ट और है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से आपका ये प्रश्न बनता है, शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा यानी कि एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया। ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमए के पाठ्यक्रम में 1912 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया। जैसे हम अन्य सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं मास्टर डिग्री के रूप में, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत इत्यादि से हम करते हैं, उसी रूप में एमए के पाठ्यक्रम में यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और कब किया गया है? 1912 में किया गया है। कहां पर? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। एक फैक्ट लास्ट और हम बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक उपागम यानी कि तरीका का प्रयोग रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल के माध्यम से किया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कि ईमाइल पुस्तक किसकी है? ईमाइल पुस्तक रूसो की है। ईमाइल पुस्तक के माध्यम से रूसो ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तरीका का प्रयोग किया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तरीका से मतलब है कि मनोवैज्ञानिक तरीका, तो यहां पर मनोवैज्ञानिक तरीका से मतलब है मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांतों का जो प्रयोग हुआ है शिक्षा के अंदर, वो सबसे पहले इसने बताया है। किसने? ईमाइल पुस्तक के माध्यम से रूसो ने। ठीक है, इसीलिए यहां पर तो इस प्रकार से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने होंगे। तो हमने यहाँ पर बात की है शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों की। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से सुना होगा। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं, इनसे रिलेटेड आपको हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से वीडियो को देखना है, सुनना है, और वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे रीट की तैयारी करो, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो, सेकंड की तैयारी करो, सबके लिए ये काम आने वाला है। हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। एक बार आप पढ़ लोगे तो आप सब जगह इससे अच्छे नंबर ला सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब जगह आपको बराबर सहायता इससे मिलेगी। साथियों, हमारा प्रयास है कि आप शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत हैं, इन जो कठिन मानते हैं लोग सब्जेक्ट को, उनको सरल रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप सरल से सरल तरीका से आप इसको समझ सको, सीख सको, पढ़ सको, याद रख सको। उसके लिए हमने अलग अलग तरीका अपनाए हैं, जैसे कि परिभाषाओं को याद करने की हमने आपको ट्रिक्स निकाली हैं, कुछ अच्छे तरीका आपको यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।